हेलो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जो कि बोर्ड पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ से हमें रिएक्शंस को करने स्टूडेंट। अब कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग पहले समझेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कौन सा मेटल हाईली है, कौन सा लो है। तो कुछ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज को भी वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो पहले केमिकल प्रॉपर्टी से पहले रिएक्टिविटी सीरीज को भी लिख सकते हैं हम, और रिएक्टिविटी सीरीज अगर क्लियर हो जाएगी तो मेटल भी क्लियर होता जाएगा। चलिए पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं स्टूडेंट। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। देखें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। मेटल्स में सबसे पहले स्टूडेंट पोटेशियम होता है, सोडियम होता है हाईली रिएक्टिव में। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, प्लैटिनम। देखिएगा ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। समझेंगे तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन है, ये बेस कहलाता है स्टूडेंट। अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बेस मतलब ये आधार है, बेस का मतलब ये बेस नहीं है वो वाला बेस, एसिड बेस वाला बेस नहीं है। यहाँ से देखिएगा हाइड्रोजन से जितने ऊपर वाले एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे ये मोर रिएक्टिव होंगे देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। और स्टूडेंट ये जो मेटल हैं नीचे वाले हमारे लेस रिएक्टिव होंगे देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेस होती है ना, डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीजेस हो रही ना, डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखिएगा एक बार फिर से नाम दोहरा देते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, Au गोल्ड, प्लैटिनम Pt। स्टूडेंट जो हमारा सोडियम पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव होगा सोडियम से,
उसका रीज़न क्या होता है हाईली रिएक्टिव होने का, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हाइड्रोजन जितने ऊपर वाले मेटल्स हैं, जितने हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन से नीचे हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वो ये ऊपर वाले मेटल्स हाइड्रोजन को उसी के मेटल से डिस्प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। अगर नीचे वाले हैं तो ये हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, जो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है। देखिएगा सोडियम और पोटेशियम क्यों होते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सोडियम के भी लास्ट शेल में बना इलेक्ट्रॉन्स होता है, पोटेशियम के भी लास्ट शेल में बना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, सोडियम क्यों नहीं हाईली रिएक्टिव पोटेशियम से, ठीक है। समझेंगे थोड़ा सा सोडियम और पोटेशियम के बारे में। इस पोटेशियम की बात करूँ मैं पहले, ठीक है। देखिएगा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 19 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2881, यही आएगा ना 2881 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम में कर लेते हैं Na का 11 होता है 281, देखो इसकी लास्ट शेल में बना इलेक्ट्रॉन, इसकी लास्ट शेल में बना इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों होता है कि जी हाईली रिएक्टिव होता है, ये लो रिएक्टिव होता है, ठीक है। देखिएगा पोटेशियम की हम सेल को बना लेते हैं और हम सोडियम की सेल को बना लेते हैं पहले। तो पोटेशियम में कितनी टोटल सेल है, 4 सेल है। तो यहाँ से ये हमारा एटम है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस है और इसके पास टोटल 4 सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल देन 4 सेल। अब देखिएगा इस पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा स्टूडेंट, ये होगा इधर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस है। बात को समझना अच्छे से, अगर रिएक्टिविटी सीरियस समझ में आ गई आप लोगों को तो आप रिएक्शन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ इसका लास्ट होगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये हमारा प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसके फिल किए जाएंगे स्टूडेंट। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 ये यहाँ पर पुट कर लेंगे, सेकंड सेल में 8 होंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड सेल में भी 8 होंगे तो 8 कर लेंगे 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम सोडियम का देखते हैं स्टूडेंट। सोडियम ये एटम है हमारा, देखिए ये एटम है, इसके पास न्यूक्लियस है, ये इसके पास 3 सेल हैं 1 2 और 3। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा स्टूडेंट, इधर होगा 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। अगर हम देखें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब पॉजिटिव वाले का काम क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस की डिस्टेंस देखिएगा, जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस समझ में आ रही है ना, किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिवॉल्व करता है, और किसकी वजह से रिवॉल्व करता है। कोई भी चीज़ अगर रिवॉल्व कर रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही तो वो रिवॉल्व कर रहा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है स्टूडेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, लेकिन इसकी अपेक्षा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसके बीच की डिस्टेंस इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, तो ये हाईली रिएक्टिव होगा। ये बात समझ में आई। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर और भी ज़्यादा सेल है, हाँ क्लियर है, जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप के पढ़े हैं ना, फर्स्ट ग्रुप के जितने सारे एलिमेंट्स है सबकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा स्टूडेंट वो हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। जैसे सीजियम फ्रांसियम है ना, सीजियम फ्रांसियम, जैसे इसको देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, यहां से देखो सीजियम और फ्रांसियम ये हाईली रिएक्टिव होंगे, यानी कि फ्रांसियम इससे हाईली रिएक्टिव होगा और सीजियम इससे हाईली रिएक्टिव होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। तो इस वजह से सोडियम की अपेक्षा पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है।
वो डिपेंड करता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा दूर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से लूज कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। हाँ, तो इसको साफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी, हाँ। अब देखते हैं रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा। देखिए स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यही है ना हमारा आज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, जब फर्स्ट है हमारी मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देखिएगा, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है तो क्या फॉर्म करेगा समझेंगे। सपोज हमारे पास पोटेशियम मेटल है, ठीक है। जब हम पोटेशियम मेटल को, ये पोटेशियम मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा रहे हैं। अब देखिएगा, जो पोटेशियम होता है वो हाईली रिएक्टिव है, अभी मैंने पढ़ा है ना, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। तो हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट, ना तो इसको हीट करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब ये हाईली रिएक्टिव मेटल है तो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा और पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। ये पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट, सोडियम के बाद अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, Mg+O2, तो क्या इसके ऊपर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी नहीं होगी? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिएगा ये रिएक्शन कैसे होगी। मतलब ये रिएक्शन भी आसानी से हो जाएगी क्या? हो सकती है आसानी से, नहीं होगी, क्योंकि जब हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन हम फर्स्ट ही रिएक्शन हमने इसको पढ़ा था, मैंने बताया था जैसे मैग्नीशियम की रेवेन है। अगर मैग्नीशियम की रेवेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखे रहें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितना भी रखे रहें, तो मैग्नीशियम क्या ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर जाएगी? बिल्कुल नहीं करेगी, उसको हीट करना पड़ेगा ना, हमें करना पड़ेगा हीट। जब हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दे विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट का साइन स्टूडेंट, ठीक है। इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं आप, हीट या साइन बना सकते हो। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। कंपाउंड बनाना तो जानते हो लो आप लोग, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की बात, कैल्शियम की बात कर ले हम, तो कैल्शियम को भी हीट करना पड़ेगा, Ca+O2, दे विल फॉर्म CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और भी रिएक्शन होंगे हमारी इसमें, जैसे हम आयरन की बात कर लें, Fe+O2, तो Fe+O2 की रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ी है ना। जब कोई आयरन है और कंटिन्यू मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता रहता है तो रस्ट फॉर्म कर देता है। ये रिएक्शन भी पढ़ी है, रस्ट फॉर्म कर देता है। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। क्या है? Fe2O3, यही तो है Fe2O3। देखिएगा, अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मेटल प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। क्लियर बात? तो इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत तो नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने सारी की सारी रिएक्शन देखी, सब में मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड,
मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको पहले रखेंगे। पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव है, इसके बाद सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम, फिर आयरन। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का है। स्टूडेंट, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, पॉइंट बना के लिख सकते हैं हम, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। अब ये कैसे पता चलेगा कि बेसिक इन नेचर है? जो हमारे मेटल ऑक्साइड मिले हैं उन मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेस फॉर्म करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोटेशियम का देख लेते हैं। पोटेशियम का मेटल ऑक्साइड क्या है, K2O। अगर इस पोटेशियम ऑक्साइड को, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, ठीक है, दे विल फॉर्म KOH। ये क्या है, एक बेस है ना, दे विल फॉर्म KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर हुई? और भी देख सकते हैं हम, जैसे सोडियम को ले लें, सोडियम Na प्लस H2O, तो यहाँ से क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है ना, बेस। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इन सॉल्वेबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड है वाटर में सॉल्वेबल है, बट फ्यू एल्कली, कुछ ही एल्कली होते हैं। एल्कली का मैंने बताया था, जो मेटल ऑक्साइड हैं वाटर सॉल्वेबल तो होंगे, लेकिन उसमें कुछ ही एल्कली ही होंगे, ठीक है। एल्कली का मतलब क्या है, जो वाटर सॉल्वेबल हो। तो वाटर सॉल्वेबल में हमारे K2O एंड Na2O, सिर्फ और सिर्फ K2O और Na2O, ये दोनों के दोनों एल्कली कहलाएंगे, ठीक है, एल्कली है, ठीक है। इतना बताया था ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन यहां से कंप्लीट होती है स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। सेकंड है रिएक्शन विथ वाटर। इसको साफ कर दें, नोट कर लिया होगा, नोट करते जाइएगा मेरे साथ, और थोड़ा एक आध रिएक्शन अपने आप से, बहुत सारी मेटल्स हैं, अपने आप से भी करते जाइएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन राइट सेकंड नंबर, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। देखिएगा स्टूडेंट, वाटर के साथ रिएक्शन तीन तरीके से होगी स्टूडेंट। एक तो कोल्ड वाटर होता है हमारा, एक हॉट वाटर होता है, और एक स्टीम होता है। हमें ये पता करना कौन कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट कर सकते हैं, कौन से मेटल हॉट वाटर के साथ ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ना तो कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट कर पाते हैं, ना हॉट वाटर के साथ ट्रीट कर पाते हैं, ओनली स्टीम के साथ, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से मेटल है वो, उनको समझ लेंगे। जैसे मैं बात करूं, फर्स्ट नंबर सोडियम को ही लेते हैं, पोटेशियम को ही लेते हैं। अगर पोटेशियम और सोडियम को, अगर सोडियम की बात करें, Na को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर Na को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा, NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सोडियम मेटल को NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होगी। सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिएगा यहां पर मैं जो लिया है वो कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर है, यानी कि जो सोडियम होगा कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट उसी में देखें, जैसे पोटेशियम को ले लें प्लस H2 ये भी कोल्ड वाटर है, H2 ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर। ये भी NaOH KOH फॉर्म कर देगा, KOH प्लस H2 गैस। थर्ड नंबर रिएक्शन स्टूडेंट
अब अगर हम Mg की बात करें तो Mg क्या कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेगा? देखिएगा Mg प्लस H2O कोल्ड वाटर, अभी रिएक्शन पड़ी ना Mg की, तो Mg कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो क्या करेगा? नो रिएक्शन देगा, नो रिएक्शन। अब अगर वही उसी Mg को हम हॉट वाटर के साथ ट्रीट करा दें, Mg प्लस H2O, यहां पर हॉट वाटर है, हॉट वाटर, तो ये हॉट वाटर के साथ ट्रीट कर जाएगा और बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस। अब स्टूडेंट अगर Mg को स्टीम के साथ भी ट्रीट कराएं तो स्टीम के साथ भी ट्रीट कर जाता है। जब कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट नहीं करेगा तो हॉट वाटर के साथ ट्रीट करेगा, यानी कह सकते हैं जब ये कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करे तो हॉट वाटर उसके साथ तो ट्रीट कर ही जाएंगे। तो इस तरीके से अगर Mg प्लस H2O, यहाँ पर स्टीम ली है हमने, स्टीम है, और स्टीम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो बनेगा MgO। और मेटल ले सकते हैं हम, जैसे आयरन को ले लें तो आयरन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो किसके साथ करेगा? ओनली आयरन। और यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम की बात करूँ अभी, ठीक है, और एक रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस H2O। अब H2O यहाँ पर हम कोल्ड वाटर लेंगे तो H2O के साथ कभी भी एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ, तो बनाएगा क्या? Al2O3, Al2O3। अभी बात क्लियर हुई? Al2O3 बनेगा और इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी स्टूडेंट, ठीक है। Al2O3 हाइड्रोजन गैस निकल रही है, निकाल देंगे उसको, ठीक। Al2O3 प्लस H2 निकल रही तो H2 निकाल देंगे स्टीम के साथ। इसको देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन आयरन की भी कर सकते हो, तो आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, यहाँ से रिएक्शन होने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी हम कोल्ड वाटर ले रहे हैं, देखो कोल्ड वाटर तो मिला हमें ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर देखिए जब हमने हॉट वाटर लिया तो हमारा क्या मिला? ये भी मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमने स्टीम लिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इधर भी हमें क्या मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एक चीज तो ऑब्जर्व हो गई, जब भी मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करे, दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी कि मेटल प्लस कोल्ड वाटर, यहां पर बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और यहां से जब मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल प्लस हॉट वाटर, तो यहां से क्या बन रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है। और जब हम मेटल को स्टीम के साथ ट्रीट कराते हैं कि मेटल प्लस स्टीम, तो यहां से क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गए होंगे, वाटर के साथ रिएक्शन, यानी कि जब भी मेटल हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेगा, याद रखो हमेशा रिएक्शन में कोई मेटल हो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और जब स्टीम के साथ करेगा तो मेटल ऑक्साइड याद करेगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, रिएक्शन याद कभी नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। और कुछ केमिकल रिएक्शन है हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप लोग कुछ केमिकल रिएक्शन करने के प्रयास करना। थैंक यू स्टूडेंट।